Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about capital gains, how these are taxed, how the capital gain is calculated. ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So there are two important questions which we will talk about first के geographical source of income कैसे find out होगा और basis of taxation हमारी क्या होंगी यानी हम cash basis पे tax करेंगे capital gains को या accrual basis पे. And then we will come to our main area okay we'll start talking about deciding the capital gains case. So let's start with this geographical source of income. कैसे पता चलता है कैपिटल गेन्स पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम? तो सिंपल इसमें जो टैक्स लॉ ने बताया हुआ है वो शेयर्स के बारे में बताया है कि अगर कंपनी जिसके वो शेयर्स हैं और वो रेजिडेंट कंपनी है तो फिर जो गेन होगा वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कंसिडर होगा. सो एज सिंपल एज दिस. सेकेंड क्वेश्चन इज के बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होगी. बेसिस ऑफ टैक्सेशन यानी कैश बेसिस होगा या अक्रूवल बेसिस. तो वो हमेशा कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में अक्रूवल बेसिस फॉलो की जाएगी. कैश बेसिस को हम फॉलो नहीं करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट के कैसे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किए जाते हैं. सो सेक्शन 37 इज द मेन एरिया जो हमें अंडरस्टैंड करना है. सेक्शन 37 में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है वो ये कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं. क्योंकि कैपिटल एसेट अगर आप डिफाइन करना सीख जाते हो तो आप समझिए कि आधा काम आपने सीख लिया है. क्योंकि कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में जो भी इनकम आनी है दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स. ठीक है जी. सो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस. यानी वो आपके बिजनेस का एसेट भी हो सकता है और वो आपका पर्सनल एसेट भी हो सकता है. लेकिन इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आगे ये है कि इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी गई हैं. डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, डेप्रिसिएबल एसेट्स, इंटेंजिबल्स और मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़. मूवेबल प्रॉपर्टी हो पर्सनल यूज़ के लिए आपने रखी हुई है तो फिर ये आपके कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती. लेकिन कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पर्सनल यूज़ की हैं लेकिन कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती हैं. और उसमें क्या क्या शामिल है जी. पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडेलियन, एंटीक. ये सारे के सारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल हैं. लेकिन इन कैपिटल एसेट से अगर लॉस होगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओनली कैपिटल गेन्स विल बी रिकग्नाइज्ड. अब इस स्लाइड पे ज़रा एक दो चीज़ें थोड़ी तफसील मांगती हैं, हम वो ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये तो आई थिंक एवरीवन इज़ फेमिलियर कि स्टॉक इन ट्रेड यानी आपका जो भी सामान्य तिजारत है जिसमें आप डील करते हैं. डेप्रिसिएबल एसेट जो आपके एक से ज़्यादा साल के एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है. इंटेंजिबल्स यानी जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं वगैरह वगैरह. और जो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ हैं इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें तो आपको पता ही हैं. पेंटिंग यानी कोई आपने कोई वर्क ऑफ आर्ट है. स्कल्पचर इज़ बेसिकली मुजस्मा साजी कि अगर आप कोई मुजस्मा वगैरह बनाते हैं और वो कोई हाई वैल्यू आइटम है. ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट सिंपल है. ज्वेलरी एवरीबडी नोज. रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं कोई नायाब दस्तावेज़ हो तो उसको हम रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे. Folio means के it's folio is called a page. So if it is a rare folio or if it is a rare book तो फिर वो भी एक ऐसा पर्सनल एसेट है, मूवेबल पर्सनल एसेट जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा. पोस्टेज स्टैम्प, अगर आपको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है तो वो डाकखाने की जो टिकट होती है दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ वैल्यूएबल आइटम. जिन लोगों को इस चीज़ का शौक होता है वो इसको इकट्ठा करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं. फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर बेसिकली ये भी अगेन एक पोस्टेज स्टैम्प ही होता है. लेकिन जो कोई भी यादगारी टिकट जो पहले दिन इशू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्शन के की हॉबी रखते हैं वो बड़े शौक से इसको ख़रीदने जाते हैं. इसका बाकायदा ऑक्शन होता है, बड़ा महंगा ये बिकता है. तो फर्स्ट डे कवर इज़ द फर्स्ट टिकट विच इज़ सोल्ड. कोई यादगारी टिकट जो पहली दफ़ा सेल हो रहा है डाकखाने की तरफ से. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सनल एसेट जिसको कैपिटल एसेट माना जाएगा.
कॉइन और मेडल अगर कोई हो, या कोई एंटीक हो, कोई नया, कोई कदीम ज़माने की चीज़ हो और उसकी कोई हिस्टोरिकल लिंकेज हो, तो फिर इसका मतलब वो भी कैपिटल एसेट है फॉर पर्सनल यूज़। और इसके ऊपर कैपिटल गेन, इन सारे एसेट्स के ऊपर, इन सब में एक कॉमन बात यह है कि ये सारे एसेट्स बस दिमाग का कीड़ा होते हैं। यानी इनकी एक्चुअली इनका जो, अगर आप चाहें कि मैं इमीडिएटली इन चीज़ों को बेच लूँ, तो वो कोई शौकीन आदमी ही ख़रीदता है, अदरवाइज़ इनका कस्टमर जो है वो कोई कबाड़िया ही होगा, क्योंकि इनकी वैसे तो कोई वर्थ नहीं होती, लेकिन जो लोग इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं वो बहुत हाई वैल्यू पे इसको ख़रीदते हैं। तो इसलिए टैक्स लॉ ने इस प्रोपोजिशन को अवॉइड करने के लिए कि लोग एक महंगा इनमें से कोई एसेट खरीदें और फिर उसको क्योंकि सस्ते दामों में बेचना तो बहुत ही आसान है ना, आमतौर पे इन एसेट्स में लॉस कमाना बहुत इजी है। तो टैक्स लॉ ने ये दरवाज़ा ही बंद कर दिया है कि अगर इन एसेट्स से अगर कोई लॉस होगा तो हम उसको मानेंगे ही नहीं, यानी टैक्स पर्पजेज़ के लिए कंसिडर ही नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, तो उसका जो कैपिटल गेन है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, लेकिन ये बिल्डिंग अगर आपके कारोबार में इस्तेमाल हो रही है तो फिर तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएबल एसेट हो गया तो फिर तो फ़ौरन से कैपिटल एसेट की फेरिस्त से निकल चुका है, डज नॉट इंक्लूड में लिखा वैसे। तो अगर तो ये डेप्सिबल एसेट है फिर तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल रिहाइश गाह है तो इट इज़ अ बिल्डिंग और इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये कहीं पे भी एक्सक्लूजन्स में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, जितनी भी एक्सक्लूजन्स हमने पढ़ी हैं उसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है, पर्सनल यूज़ वाला बिल्डिंग जो है। और प्लॉट चाहे कारोबार का हो, बिजनेस का हो, क्योंकि ये डेप्सिबल एसेट नहीं होता, प्लॉट जो है, लैंड जो है डेप्सिबल एसेट नहीं होता, ये आपका पर्सनल हो, ये दोनों ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरह अगर कोई फ्लैट है तो दीज ऑल आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, और इनसे जो कैपिटल गेन्स आएंगे वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होंगे। मतलब ये कि इन कैपिटल गेन्स को अलहदा से इसके लिए टैक्स रेट टैक्स लॉ ने बताए हैं, आपने वो रेट्स अप्लाई करने हैं। ये जो रेट्स हैं ये आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेट वे ये टेबल गिवन होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लास्ट पेज के ऊपर। तो इन रेट्स को याद रखने की कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है। तीन कैटेगरीज हैं, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स। और जो एग्जामिनर रेलिवेंट रेट समझेगा वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा, जिसकी आपको ज़रूरत होगी सवाल सॉल्व करने में। सो दिस इज़ द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होंगे। नेक्स्ट, ये कैपिटल गेंस वर्कआउट कैसे होते हैं? तो वर्कआउट करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने कंसिडरेशन में से कॉस्ट को माइनस करना है तो गेन और लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि हमने जिस वक्त बिज़नेस का हेड ऑफ इनकम पढ़ा था, तो बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में हमने बात की थी कुछ कंसिडरेशन और कॉस्ट की, और बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में हमने डिस्कस किया था कि अच्छा कुछ कंसिडरेशन होती है एसेट्स की और कुछ कॉस्ट होती है एसेट्स की। और जिस जगह पे हमने ये डिस्कस किए थे वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस आपको लिखे हुए नज़र आएंगे कॉस्ट की प्रोविजन से मुतालिक। सो जिन सेक्शंस, जो प्रोविजन सेक्शन 22 की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए हैं, लेकिन जो प्रोविजन सेक्शन 76 की हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 76, इसी तरह यहाँ पे लिखा है सेक्शन 76, इसी तरह सेक्शन 78, इसी तरह सेक्शन 76। सो ये जितने भी 76 78 की प्रोविजंस हैं ये डेप्सिबल एसेट्स के लिए भी हैं और कैपिटल एसेट्स के लिए भी हैं। सो हम इन इन प्रोविजंस को दोनों जगह अप्लाई करते हैं। टैक्स लॉ ने ये कॉस्ट का अलहदा से सेक्शन लिख बनाया है, सेक्शन 76, जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए ये बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है बल्कि अलहदा से है। तो इसी तरह जो कंसिडरेशन है इसमें भी जब हमने डिस्कस किया था तो देयर वर सम प्रोविजंस which were coming from section 77 and there were some provisions which were coming from section 22। so ये जो provisions हैं section 77 वाली, these are for capital assets and depreciable assets as well, whereas ये section 22 की provision सिर्फ और सिर्फ depreciable assets के लिए थी। डेप्रिसिएबल एसेट्स के बारे में याद रखें कि ये कौन से एसेट्स होते हैं। डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन को नहीं भूलना है आपने। ये एसेट वो होता है कि जो कारोबार में इस्तेमाल हुआ हो होली और पार्टली,
तो वो डेप्रिसिएबल एसेट होता है। ठीक है जी। ओके, लेट्स कम बैक टू और रेलेवेंट एरिया। सो ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि कॉस्ट में से कंसिडरेशन मुझे माइनस करनी है, और कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन की कुछ प्रोविजंस जो हम बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में पढ़ चुके हैं वो यहाँ भी अप्लाई होंगी। अब इस चैप्टर में कुछ प्रोविजंस हैं कॉस्ट से मुतालिक, और वो क्या कि एक्सपेंसेस अगर किसी और कोई ऐसा एक्सपेंस जो किसी और प्रोविजन ऑफ इनकम का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलाउड है एज एक्सपेंस, तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये एक एहतियातन प्रोविजन होती है। वैसे टैक्स लॉ में कोई ऐसी प्रैक्टिकली मैं आपको कोई एग्जांपल दे के नहीं बता सकता कि ये एक्सपेंस यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। लेकिन दिस इज़ एन एक एहतियाती तदबीर है कि अगर कोई एक एक्सपेंस को दो जगह क्लेम करना चाहेगा तो उसका रास्ता रोका जाए। दूसरा ये कि इन एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 21, ये हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ी हैं, डिडक्शंस नॉट अलाउड का जो टॉपिक था। सो मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा उस रेलेवेंट स्लाइड पे चला जाता हूँ जहाँ पे हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। एंड सेक्शन 21, वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 21 इन डिडक्शंस नॉट अलाउड। ठीक है, सो सेक्शन 21 में जितने भी एतराज़ात थे, इनमें से कोई भी एतराज़ अगर वैलिड हुआ आपकी कॉस्ट पे, तो फिर वो कॉस्ट कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 21 ये कॉस्ट में शामिल नहीं हो सकेगी। दूसरी जो चीज़ बताई गई है दैट इज़ अबाउट गेंस, और गेंस के बारे में कहा यह है कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो रिसीव ना हुआ, आपको पैसे मिले ना हो लेकिन डिस्पोजल हो गया है, तो ये कैश बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि ये किस बेसिस के ऊपर होगा? इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, यानी कि अक्रूवल बेसिस। और ये हम वैसे भी पहले बेसिस ऑफ टैक्सेशन में पढ़ चुके हैं कि अक्रूवल बेसिस पे होगा। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर एक कैपिटल एसेट से गेन्स जो हैं वो टैक्सेबल ना हो, तो फिर उसके लॉसेस को भी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो अगर उसके गेन्स जो हैं वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हों तो लॉसेस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। सो कौन से कैपिटल गेन्स हैं जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, वो हमने अभी तो डिस्कस नहीं किए। वो हम यहाँ, ये जो सेवन्थ हेडिंग है एग्जाम्पशंस की, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो दिस वाज एन इनिशियल डिस्कशन अबाउट कैपिटल गेन्स, और इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।